एनर्जी। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मैम क्रैक कर रही है आपकी वॉइस। एनर्जी इज एमिटेड मैम नहीं आ रही आवाज आपकी क्लियर। मैम योर वॉइस इज क्रैकिंग। फटी फटी आ रही है। एक मिनट चेक। मैम क्रैक कर रही है वॉइस। मैम रीज्वाइन कर रहे हो आप एक बार दोबारा। क्लियर नहीं है। पिक्चर क्लियर नहीं है, आवाज क्लियर है। अपना माइक तो अनम्यूट कर लो। लास्ट टाइम तक जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था वो आप लोगों ने कवर किया? यस मैम। ओके, उसमें कोई डाउट किसी को? नो मैम। नो मैम। आज हम पार्टिकल नेचर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। उसके अंदर जो आपके पास पार्टिकल नेचर आता है, पार्टिकल नेचर में सबसे पहले जो थ्योरी आती है वो है प्लैंक क्वांटम थ्योरी। अब प्लैंक क्वांटम थ्योरी आपको क्या कहती है कि जो लाइट है आपके पास, लाइट कॉन्टिन्यूसली नहीं है, वो किसके फॉर्म में डिसकॉन्टिन्यूस है, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। और इसी प्लैंक क्वांटम थ्योरी के मैं आपको पोस्टुलेट्स लिखवा रही हूँ। तो हमने पहले बोला है रेडिएंट एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब not continuously but discontinuously in the form of पैकेट। क्या बोलते हैं हम इन पैकेट्स को? एनर्जी पैकेट। क्या बोलते हैं? एनर्जी पैकेट। और इसका नाम क्या है? क्वांटा फोटोन। बोलते हैं इसको। क्वांटा बोलते हैं वैसे हम इसको। और आपने ठीक बोला, अगर हम इसको इन केस ऑफ लाइट लेते हैं तो हम इसको बोलते हैं फोटोन। In case of light, it is called photon. अब हमारे पास सेकेंड आता है। बोर्ड इज नॉट क्लियर। मैम क्लियर नहीं दिख रही। यस मैम। मैम बोर्ड बिल्कुल क्लियर clear नहीं आ रहा। पिक्चर क्लियर नहीं। बोर्ड क्लियर नहीं है। मैम आपकी वीडियो भी बार बार पॉज हो रही है। यस मैम। सिग्नल में दिक्कत प्रॉब्लम हो रही है। एक मिनट में चलो ठीक है, दोबारा लिख के देते हैं। अब मैम फिर भी दिख रहा है। दिख रहे हैं? पहले लिख के देखते हैं।
अब ठीक है? यस मैम ठीक है। ठीक। ये वर्ड समझ आ गया सबको? Yes, ma'am. ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट लिख, एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम is directly proportional to the frequency of radiation. ये है कि जो आपकी एनर्जी है जो क्वांटा की वो प्रोपोर्शनल होती है किसके? फ्रीक्वेंसी के। तो हम यहाँ लिखेंगे E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द सिंबल न्यू। तो जब हम न्यू हटाएंगे तो हम एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? K. K. नहीं, H. H। गुड, H। और इस H को हम क्या बोलते हैं? प्लैंक Planck's कांस्टेंट। constant. Planck. गुड। किसी को इसकी वैल्यू पता है? 6.626 into 10 raised to the power minus 34. इसकी वैल्यू होती है 6.2 into 10 raised to the power minus 34 joules per second। ठीक है, ये इसकी वैल्यू है। अब थर्ड लिख लो इसका पॉइंट। थर्ड लिख लो, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी total amount of energy emitted or absorbed by a body will be some whole number। ये हमेशा जो है होल नंबर की फॉर्म में होता है, कभी फ्रैक्शंस में नहीं आएगा। होल नंबर क्वांटम। तो यहाँ पर हम लेते हैं E इक्वल्स टू NH न्यू, जहाँ पर आपका N क्या है आपके पास, कोई भी आप इंटीजर ले सकते हो। ये तीन तो वही, यहाँ तक आपकी प्लैंक क्वांटम थ्योरी फिनिश हो जाती है। अब जो प्लैंक क्वांटम थ्योरी का ये वाला है आपके पास एनर्जी का रिलेशन फ्रीक्वेंसी से, कि आप आगे जाके अभी मैं आपको न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी, वहां पर आप इसे यूज करोगे। ठीक है, अब जो मैंने आपको एक ये हो गया आपके पास, एक आपके पास आता है जो मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मैंने आपको टर्म यूज की थी, एक न्यू नॉट और एक न्यू। अब न्यू नॉट और न्यू क्या थे उसमें?
Mu not threshold frequency. गुड। और न्यू हमारी थी जो हम लेते हैं इंसिडेंट लाइट, जो भी फॉल कर रही है, ठीक है। अब ये उसके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की उसके बेस पे हमारे पास एक्सप्रेशन है, वो लिख लो आप, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। एक तो मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये बताया था कि हमारे पास जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है उससे ज्यादा की लाइट अगर फॉल करेगी किसी मेटल के सरफेस पे, तभी आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है उस मेटल के सरफेस से इजेक्ट आउट होगा, मतलब निकलेगा उस मेटल के सरफेस से। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम की लाइट गिर फॉल करवाते हो आप मेटल के सरफेस पे, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट नहीं होता। तो इसी का एक पॉइंट तो आपको बता दिया मैंने, और दूसरा लिख लो इसी में, इसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे बताओगे, इसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। ये आपके पास हो जाएगा mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, और ये आ जाएगा h न्यू माइनस h न्यू नॉट। हम यहाँ से ले लेंगे h कॉमन, तो बन गया न्यू माइनस न्यू नॉट। क्लियर। ठीक है, ये आप नोट कर लेना। ओके, ये पता लग गया आपको। अब मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स दे रही हूँ इसके बेस पे, तो आपने सॉल्व करके मुझे बताना है। अब जो पहला क्वेश्चन है वह ये है, कैलकुलेट द एनर्जी of 1 mole of photon of radiation whose frequency is 5 into 10 raised to power 14 हर्ट्ज। कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? आपने पहले एनर्जी निकाल ली है, उन्होंने आपसे पूछा आपने एनर्जी बनानी है 1 मोल ऑफ फोटॉन के लिए। पहले हम सिंपल एनर्जी निकाल ले फोटॉन के लिए, फिर बाद में उसको मोल के साथ मैं आपको बताती हूँ। पहले आप एनर्जी कैलकुलेट करो। क्या फॉर्मूला लगाएंगे आप? ठीक है ना, दोबारा बोलो। Energy equals to HV. गुड, लगाओ, उसे कैलकुलेट करो और मुझे आंसर बताओ क्या आ रहा है आपका। Energy of one photon equals to E equals to h nu। h आपको पता है प्लैंक कांस्टेंट होता है 6.62 into 10 raised to power minus 34, और आपके पास न्यू आपको गिवन है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 5 into 10 raised to power 14 से। मुझे सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है आपका आंसर। सिंपल सी जस्ट एक छोटी सी कैलकुलेशन है। 33.1 into 10 raised to minus 10 minus 20. वेरी गुड। आपने 20 लिया, ये 33.1 ही होगा, करेक्ट बोल रहे हो आप। अब आपने ये निकाल लिया वन उसके लिए, अब हम आगे हमने 1 मोल के लिए निकालना है। तो 1 मोल में हम कितने एटम लेते हैं, कितने नंबर होते हैं हमारे पास? 6.022 into 10 raised to 10 raised to 20. वेरी गुड। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं एवोगैड्रो नंबर से, हमारा आंसर आ जाएगा। अब आप इसको एनर्जी बताओ, उसको सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है आपका आंसर। ये आपने लिया, आपने इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया एवोगैड्रो नंबर से।
कितना आंसर आ गया? Ma'am, 190. 109. Yes, ma'am. 9.5. ठीक है, 19951 जरूर कर लो। ठीक है, इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम? No, ma'am. गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। इसके जो ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल्स हैं इसी फॉर्मूले पे बेस्ड होते हैं और आपने देखा अभी बहुत इजी सी कैलकुलेशंस हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 100 watt bulb emits monochromatic light दे रहा है ऑफ वेवलेंथ 100 nanometer, 400 nanometer. Calculate the number of photons emitted per second by bulb. अब इसमें आपने देखने वाली बात ये है कि यहाँ पर आपको वेवलेंथ गिवन है, तो हम इसमें क्या करेंगे? E इक्वल्स टू hc होता है और न्यू क्या होता है बताओ? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन। Ma'am, C by lambda. hc बाय लैम्डा। अब आपके पास वेवलेंथ है, आपको लाइट की वेलोसिटी पता है 3 × 10⁸ प्लैंक कांस्टेंट आपको पता है, आप कैलकुलेट करो क्या आएगा आंसर। नैनोमीटर से पहले इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना। Ma'am, 19.89 into 10⁻⁻19. कितना है? Ma'am, 400 है कि 100 है wavelength? नहीं 400 है। होगी कैलकुलेशन? Ma'am, 4.96. गुड। 4.96 into 10⁻90 माइनस 90। ठीक है, क्लियर है? अब आपने कैलकुलेट कर दिया 100 वॉट बल्ब के लिए, तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ फोटॉन एमिटेड 100 डिवाइडेड बाय ये जो आपने एनर्जी निकाली है
4.96 into 10 raised to power minus 19. इसको कैलकुलेट कर दो, तो आंसर क्या आएगा आपके पास? क्योंकि हमने ये इसलिए स्टेप किया क्योंकि हमने 100 वॉट बल्ब के लिए निकालनी है। वैसे आप चाहते तो आप यहाँ भी मल्टीप्लाई कर सकते थे इसको। I'm 496 into 10 raised to power 19. Oh, sorry. नहीं नहीं, कोई बात Ma'am, 2.01 into 10 raised to power 20. 2.01 into 10 raised to power 20। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया ये क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में? नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है अब आपने। Which has higher energy? किसमें हो सकती है? पहला आपके पास है, इसमें एक प्रोटॉन है ऑफ रेड लाइट with wavelength है इसमें wavelength of 7500 एंगस्ट्रॉम, एक है ये, और दूसरी है आपकी और फोटोन ऑफ green light with wavelength of 550। बताओ इसका आंसर क्या होगा? आप सिर्फ ये बताने की एनर्जी ज्यादा किसमें है? देखते हैं इसका आंसर कौन कर देगा पहले। एक रेड लाइट का फोटोन है जिसकी वेवलेंथ है 7500 एंगस्ट्रॉम, एक आपके पास ग्रीन लाइट है जिसकी वेवलेंथ है 5250 एंगस्ट्रॉम। मैम शायद ग्रीन वाली की होगी बिकॉज उसकी वेवलेंथ कम है और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। वेरी गुड, हमने अभी भी किया था इक्वल्स टू एच न्यू, और एच ये आपके पास न्यू होता है सी अपॉन लैम्डा, तो मतलब एनर्जी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है विद वेवलेंथ। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है हमारे पास? अगर किसी की वेवलेंथ ज्यादा एनर्जी कम, ये रिलेशन होगा। अब इस अकॉर्डिंग आपके पास सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी आ रही है? 7500। ठीक है, तो इसके पास हमारे पास पहले वाले की वेवलेंथ ज्यादा है, तो इसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। दूसरी की वेवलेंथ है 5250, इसमें आपकी वेवलेंथ कम है, तो वेवलेंथ कम मतलब एनर्जी ज्यादा, तो इसीलिए इसका आंसर है ग्रीन लाइट। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी आसान क्वेश्चन है, बट ये भी इस तरीके के क्वेश्चन हमको 1 मार्क में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है अल्ट्रावायलेट रीजन of atomic spectrum of hydrogen
line obtained at a line obtained at 1026 angstrom. Calculate the energy of photon. इसको भी उसी फॉर्मूले से करेंगे। उन्होंने बोला एक लाइन ऑब्टेन हो रही है इस पे, मतलब ये आपकी वेवलेंथ है। तो पहले आप क्या करोगे इसमें क्वेश्चन में? सेम फॉर्मूला। p by lambda से फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। वेरी गुड, करो इसको भी। याद रखना इसके एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट कर लेना। Ma'am, 1.92 into 10 raised to power minus 18. गुड। हम यहाँ पर इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। आंसर है 92 into 10 raised to power 18 minus 18. वेरी गुड। अब आपको इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आप इजीली कर सकते हो। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगी जिसमें हमें फ्रीक्वेंसीज दी होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी mu naught for a metal is 7.0 into 10 raised to power 14. Calculate the kinetic energy. Calculate the kinetic energy. Calculate the kinetic energy of electron emitted when radiation of frequency equals to 1.0 into 10 raised to power 15 hits this metal. तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? मैम आपने थ्रेशोल्ड बारे में बताया नहीं था, आपने कहा था अगले लेक्चर में बताओ। थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। यस मैम, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बेटा मैंने आपको बताया था ना कि ये आपके पास मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है एक मेटल की सरफेस पे। बताया था ना, जैसे मैंने मेटल बताया था आपको जिसपे हमारे पास एक लाइट फॉल करती है, ठीक है?
तो आपको पता है कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, लेकिन हर एक मेटल की एक पर्टिकुलर एनर्जी चाहिए उसे। जैसे सपोज करो अगर मैं सीजियम की बात करूं, सीजियम को चाहिए होती है 2.16। अगर इस एनर्जी से कम की लाइट आप सीजियम मेटल के सरफेस पे गिराओगे तो आपके पास इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट नहीं होगा। तो ये आपके पास जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है फॉर सीजियम। ठीक है, तो मतलब एक वो सर्टेन अमाउंट जो आपको चाहिए ही चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उस मेटल के सरफेस से। ठीक है, क्लियर हो गया? यस ठीक है, अब देखो इसमें मैंने आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी है मेटल की। आपके पास एक तो आ गया न्यू नॉट, फिर आपके पास है दूसरी फ्रीक्वेंसी। तो हमने अभी अभी फॉर्मूला किया था ना काइनेटिक एनर्जी का, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, एच कॉमन निकालो, न्यू माइनस न्यू नॉट। ये फॉर्मूला लगा दोगे तो आपकी काइनेटिक एनर्जी आराम से आ जाएगी। यस मैम। वैल्यूज Yes, आपके पास है, अब आप इजीली लगाकर इसको सॉल्व कर सकते हो। मैम आ गई 19.878 into 10⁻⁻20। वेरी गुड। बाकी एक जने ने कैलकुलेट किया और बाकी आप भी जल्दी से आंसर बताओ। आपको मैंने हर टाइप का जिसमें आते हैं इस मुझे जहां तक मिले क्वेश्चन, तो मैंने आपको हर टाइप का एक एक टाइप न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दिया। अब आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं। अगर आपको उसमें कोई डाउट हुआ तो हम यहीं पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो एनसीईआरटी आपने अपने साथ साथ करनी है कवर जरूर, नहीं तो सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा और आपकी एनसीईआरटी कवर नहीं होगी। क्लियर है यहाँ तक सबको? yes, यस ma'am. मैम। चलो ठीक है, आगे जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम के बारे में। स्पेक्ट्रम क्या होता है? बताओ। When the Then colored the light seven beam color. ठीक है, सिंपल उसमें लैंग्वेज में हम बोलते हैं तो हमें व्हाइट लाइट जो है 7 कलर बैंड में दिखाई देती है, जैसे कि रेनबो, है ना? इसको हम स्पेक्ट्रम बोल देते हैं। आप लोगों ने लोअर क्लासेस में प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट भी किया है। व्हाइट लाइट को हम प्रिज्म के थ्रू देखते हैं तो हमें बैंड ऑफ 7 कलर दिखाई देता है, होता है कि नहीं? Yes, ma'am. आज हम इसी के बारे में मैं आपको थोड़ी सी डेफिनेशन लिखवा देती हूँ। हम पढ़ेंगे एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में एमिशन स्पेक्ट्रा किसको पता है क्या होता है? बताओ। चलो कोई बात नहीं। अब हम इसमें पढ़ेंगे स्पेक्ट्रा के बारे में। स्पेक्ट्रा हमने दो टाइप के मैंने बताया आपको। हम पढ़ेंगे, एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रा और दूसरा आएगा आपके पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। जब हम एमिशन स्पेक्ट्रा की बात करते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम में लिखो when radiations
are emitted from some source. अब वो सोर्स क्या हो सकते हैं आपके पास? सन ले सकते हो, और क्या हो सकता है आपके पास? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू गैस, और थर्ड आपके पास आ जाता है हीटिंग substance to higher temperature. अब एमिशन स्पेक्ट्रा आपके पास कब कब आएगा? तो हमने क्या किया है, रेडिएशन को हमने कोई सोर्स लिया, वहां से हम रेडिएशन को पास करते हैं। अब रेडिएशन कहाँ से आ सकती है? सन की रेडिएशन हो सकती है, आपने कोई गैस ली, गैस एसिड बैड कंडक्टर होती है, तो हम क्या करते हैं, उसका प्रेशर लो कर देते हैं जिससे वो कंडक्ट करना शुरू करती है। आपने कोई इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कर, उसमें इलेक्ट्रिक पास करते हो आप किसी गैस के थ्रू, या आपने कोई सब्सटेंस लिया और आप उसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे हीट करते हो। अगर आप ये वो करोगे, इनमें से आपको दो टाइप के स्पेक्ट्रम मिलते हैं, एमिशन के अंडर ही आते हैं ये। दो टाइप के जो स्पेक्ट्रम मिलेंगे वो एक होता है कॉन्टिन्यूअस, और दूसरा आपके पास आएगा लाइन स्पेक्ट्रम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम के बारे में। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम में आपने कोई व्हाइट लाइट पास कर आ रही है सोर्स से, आप उसको डायरेक्टली प्रिज्म पे कॉल कराते हो। यहाँ फोटोग्राफिक प्लेट है, व्हाइट लाइट पास होएगी, इससे स्ट्राइक करेगी प्रिज्म से, तो आपको 7 कलर के जो बैंड दिखाई देते हैं उसको हम बोल देते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा का भी ये मतलब है कि वो जो आपको 7 कलर दिखाई देंगे वो कॉन्टिन्यूअस होंगे, मतलब कि इतने कॉन्टिन्यूअस है कि कुछ पोर्शन उनका आपस में मर्ज भी हो रहा होगा एक दूसरे के साथ, इसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। फिर आपके पास आ जाता है लाइन स्पेक्ट्रम। अब लाइन स्पेक्ट्रम में क्या है, ये हम पहले डेफिनेशन लिखा देते हैं आपको कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा की, जिसमें गैप होता है। हाँ, उसमें हमें क्या दिखता है, लाइंस दिखाई देती है ना, ब्लैक कलर्ड लाइन। आप उस केस में क्या करते हो, लाइन स्पेक्ट्रम में आप कोई सॉल्ट को गर्म कर रहे हो। सपोज करो कि ये मेरे पास एक फ्लेम है, यहाँ पर मैं जो स्पून होता है उसके ऊपर गर्म कर रही हूँ NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड को गर्म करने से आपको एक लाइट दिखाई देगी। उसको जब आप प्रिज्म से देखोगे तो उसके बाद आपको सिर्फ लाइंस दिखेंगी दो, क्योंकि जो सोडियम है वो आपको देता है येलो कलर की लाइंस, बाकी कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो उस केस में हम बोल देते हैं वो है आपके पास लाइन स्पेक्ट्रम। समझ आ गया ये? यस मैम। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन हुई फिर मैं 500 ही लेता हूं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हमारे पास, हम पहले क्या कर रहे थे, हमारे पास जब मैंने लाइन स्पेक्ट्रम बताया तो हमने पहले क्या लिया, सॉल्ट को हमने गर्म कर रहे थे, उसकी जो लाइट निकली थी उसको हम देख रहे थे प्रिज्म पर, ठीक है। लेकिन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होगा, आपके पास एक लाइट आ रही है, उस लाइट को आप पास करते हो किसी सोल्यूशन से, सपोज कि मैंने NaCl सोल्यूशन लिया है, ठीक है। तो जैसे वो व्हाइट लाइट सोर्स से निकलेगी तो जो NaCl है वो क्या करेगा,
अपनी लाइट को एब्जॉर्ब कर जाएगा। मतलब अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम NaCl को गर्म करते हैं तो वो येलो कलर की फ्लेम देता है, बट एब्जॉर्प्शन में क्या है, सोर्स से लाइट आई, NaCl ने अपनी वाली येलो लाइंस तो ले ली, बाकी क्या हो गया, बाकी का पूरा कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा दे दिया। मतलब अगर मैं विबग्योर की बात करूं, आपको मिसिंग होगा इसमें सिर्फ येलो कलर। एब्जॉर्प्शन जिस सोल्यूशन से आपने पास की थी उसने अपनी कलर की लाइट एब्जॉर्ब कर ली और बाकी का पूरा कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा आपको दे दिया। ठीक है, ये डिफरेंस है आपके पास लाइन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन में। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। ठीक है, उसके बाद आते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। जहां से आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक आगे स्टार्ट होता है। इसमें एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन में क्या है आपके पास? एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन में आप हीट करते हो हाइड्रोजन गैस को। व्हेन हाइड्रोजन गैस at low pressure is taken in a discharge tube and the light emitted on passing electric discharge is examined in spectroscopy. मतलब क्या है इसमें? एमिशन स्पेक्ट्रा में हमने हाइड्रोजन गैस ली डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। अब क्या होता है, आपके पास हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस को आपने हीट कर दिया है, डाइलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दे दिया, तो उसके जो पार्टिकल्स है वो बहुत सारे एटम्स में स्प्लिट हो जाएंगे। स्प्लिट होने के बाद क्या होगा, जो वो पार्टिकल्स हैं वो आपके पास चले गए एक्साइटेड स्टेट में। याद है फिर क्या होगा, आपको नंबर ऑफ लाइंस मिलती है। जब हम उनको एक्साइट करवा देंगे तो वो नंबर ऑफ लाइंस में स्प्लिट हो जाती हैं। अब इसमें हमारे पास अलग अलग लाइंस के नाम होते हैं, याद है? n इक्वल्स टू 1 किसका होता है? कोई पार्टिकल यहाँ फॉल करेगा एक्साइटेड स्टेट से, जब वो ग्राउंड स्टेट पे वापस आएंगे, कुछ यहाँ फॉल करेंगे। मैम बाल्मर सीरीज। यस, वो बनती है, वो एमिशन स्पेक्ट्रा ही है हाइड्रोजन का। ठीक है, हाइड्रोजन का आप यही करते हो ना, बस में हाइड्रोजन को आपने एक्सट्रीम टेम्परेचर पे गर्म कर दिया, हाइड्रोजन गैस के पार्टिकल स्प्लिट हो जाएंगे। वो बाल्मर लाइमन पैस्टन वाली सीरीज में स्प्लिट हो जाएंगे। हाँ, वही तो कहते हैं हम। n इक्वल्स टू 1 किसका होता है? लाइमन किस रीजन में आता है? मैं यहाँ लिख देती हूँ, बोलो लाइमन किस रीजन में आता है? n is equals to 1। लाइमन आता है अल्ट्रावायलेट में। 2 किसकी होती है? बाल्मर सीरीज। बाल्मर। बाल्मर किस रीजन में लाया करता है? विजिबल। n इक्वल्स टू 3 किसका होता है? लाइमन हो गया, बाल्मर हो गया, आगे पैस्टन। n इक्वल्स टू 4 p
ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट होता है ना। यस मैम, फिर पी फंड। पी फंड। तो ये जो तीनों है, ये तीनों किस रीजन की लाइंस है? इंफ्रारेड। ठीक है, फिर एक n इक्वल्स टू 6 होता है कहीं लाइन, उसमें गिवन है, उसको हम हम्फ्री सीरीज बोल देते हैं। अब इसके सॉल्व करने के लिए क्या बना था? रिडबर्ग फॉर्मूला। अब रिडबर्ग फॉर्मूला याद है किसी को? वेव नंबर कैलकुलेट करते हैं उससे। मैम वो रिडबर्ग कांस्टेंट जो 1096 वाला होता है। हाँ, वो आपके पास रिडबर्ग कांस्टेंट है, उसमें जो आप 1096 वो वैल्यू होती है r की। तो वो फॉर्मूला है न्यू बार इक्वल्स टू r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। n2 का स्क्वायर। इसमें जो r है वो आता है आपका रिडबर्ग कांस्टेंट। मैम ये वेव नंबर फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। वेव नंबर निकाल सकते हो, और वेव नंबर से आपको पता है आप वेवलेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हो, इनवर्स रिलेशन हो जाता है ना। 1/λ। हाँ, तो आप उससे वो भी फाइंड आउट कर सकते हो। इसको हम बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। इसकी वैल्यू है आपके पास रिडबर्ग कांस्टेंट की 109677। आई थिंक ये सेंटीमीटर में होती है। हाँ, सेंटीमीटर में। और अगर आपने वैसे उसमें लिखना है मीटर में, तो ये होती है 1.097 into 10⁻²। ये होगी मीटर में। अब n1 n2 की वैल्यूज कैसे आती है? मैम वो सीरीज पे डिपेंड करती है ना। हाँ, तो जो कौन से सीरीज में नंबर आ गया उससे नेक्स्ट नंबर से, जैसे लाइनमैन में n इक्वल्स टू 1 है, तो n2 कहाँ से स्टार्ट होगा? 2 3 से और अगर n2 है तो 3 बाइनमैन से में 3 से। ऐसे ही सब में ऐसे ही है। अब आगे 5 पास से 4 5 6, ऐसे ही ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास 5 6 7, और फंड में आ जाएगी 6 7 8। इस तरीके से हम n2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब है एक आपके पास आ जाता है लिमिटिंग लाइन। क्या है इसमें? लिमिटिंग लाइन बताएगा मुझे कोई? ये तो आपको सारी वैल्यूज पता लगी हैं, लेकिन अगर हमारे पास मतलब मैक्सिमम लाइन तक जहां तक वो स्प्लिट हो सकती है। तो लिमिटिंग लाइन हम n2 कौन सी ले लेते हैं? इंफिनिटी। तो जब हमारे पास n2 इंफिनिटी हो जाए तो उस लाइन को हम बोलते हैं लिमिटिंग लाइन। लिमिटिंग लाइन। Line of any spectral series in hydrogen spectrum is the line where n2 equals to infinity. ये हो गया लिमिटिंग लाइन। अब इसके क्वेश्चन सॉल्व करें इस पे। चलो अब रिडबर्ग कांस्टेंट पे आप पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये लेकर आ रहे हैं। अब इस फॉर्मूले में क्वेश्चंस लिखेंगे। देखो पहला, कैलकुलेट the wavelength
calculate the wavelength from the Balmer series when n equals to 3. करो इसको सॉल्व। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? हम पहले वेव नंबर निकालेंगे फिर उसका इन्वर्स कर देंगे। गुड। पहले वेव नंबर, तो अब हमारे पास n इसमें 3 दिया है, तो आपके पास n1 3 है यहाँ पे, n2 आप क्या ले लोगे? n2 क्या होगा? 4। ठीक है, अगर कोई लाइन और दिया होता है इन्होंने, n2 की वैल्यू गिवन होती तो हम वो ले लेते हैं, लेकिन उसने बोला फ्रॉम बाल्मर सीरीज, मतलब इससे नेक्स्ट वाला। तो ये आपका n2 की वैल्यू, ये n1 है। अब मुझे कैलकुलेट करके बताओ वेव नंबर क्या आएगा। मैम कांस्टेंट को मीटर में लेना है कि सेंटीमीटर में? सेंटीमीटर में ले लो आप उसको, 109677 ले लो, इजी हो जाएगा आपको ना सॉल्व करने में। मैम 5331। Yes, ma'am. 5331. यस मैम यही आ रहा है। अब आप कैलकुलेट करोगे वेवलेंथ, the lambda equals to 1 upon wave number, तो आपका आ जाएगा वेवलेंथ। सबका ये आंसर आ रहा है? मैम वेवलेंथ क्या 0.00018 हो सकती है? नहीं, उसको नहीं, पर ये कर लेते हैं उसको ना इंटू 10 रेज़ टू द पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1.8 इंटू 10 की पावर बना दो उसको। Ma'am, 1.87 into 10 raised to power minus 4.
दोबारा चेक करो, कितनी बोल रहा? 1.87 into 10⁻⁻⁴। मैम मेरा मेरे वेव पास नंबर 5331 आ रहा है, 15331 नहीं। यहाँ पर वैसे जो गिवन है वो 15232.9 है। एक बार आप चेक करो कैलकुलेशन। हम कहीं मीटर में तो नहीं लेना था, बिकॉज वेवलेंथ तो मीटर में ही होती है। ये तो 10 की पावर में चेंज होना चाहिए ना। एक मिनट। नहीं, हमने गलत करा, रुको एक मिनट, ये मेरी गलती है। बार सीरीज में 2 होती है ना, सॉरी ये मेरी गलती है, एक मिनट। बालमर में हम 2 लेते हैं ना, यस मैम। डायमंड, हाँ ये मेरी गलती से हो गया, और ये मेरी गलती है। N1 इसमें 2 ले लेना, और N2 आपके पास 3 आएगा, क्योंकि जब हमारे पास बालमर सीरीज है वो तो 2 से स्टार्ट होती है ना। इससे करो। मैम 15135 आ गया। 5232 मैम 15232। हाँ ये आपके पास, मेरे पास भी आ रहा है 15232.9 आ रहा है। यस मैम 0.9। ठीक है, ये आ रहा है आपका वेव नंबर, और आपने अब कैलकुलेट करना है अपनी वेवलेंथ। तो वेवलेंथ के लिए हो जाएगा 1 वेव नंबर, यानी 1/15232.9। ये था वेव। मैम ये तो अभी कैलकुलेटर से कर रहे हैं, बाद में कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी? इसका तो मैम पॉइंट के आगे ही इतनी निकालनी पड़ेगी। नहीं, कैलकुलेटर से मत करो, प्रॉब्लम आ जाएगी बाद में। आपको एग्जाम के टाइम में किसी ने कैलकुलेटर नहीं देना। पता है जब हाथ से कैलकुलेशन करनी होती है ना, बहुत टाइम लगता है। और अभी इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद जहां तक मैंने अभी करवा दिया आपको, उसकी मैं एक वर्कशीट बना कर दूंगी, उसमें जस्ट 12 क्वेश्चंस होंगे आपके पास, ठीक है? तो वो मैं सर को वहां पर भेज दूंगी इंस्टीट्यूट में, तो वहां से थ्रू लिंक को आपको सेंड कर देंगे, या जैसे भी होगा, ठीक है? तो हमारे आज के बाद नेक्स्ट क्लास जब भी होगी, उससे पहले आपने वो एटलीस्ट 12 जो क्वेश्चंस मैं दूंगी वो सबने सॉल्व करने हैं। आंसर क्या है इसका? 6.5647। ठीक है, इसमें उन्होंने सेंटीमीटर में दिया, हाँ 656 यस मैम यही आ रहा है।
656 into 10 raised to power minus 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसा ही अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन। Calculate the wavelength of the spectral line in Lyman series. In Lyman series, where in Lyman series corresponding to N2 आपके पास गिवन है से 3 है। अब लाइमन सीरीज है तो N1 हमारे पास क्या हो जाएगा? 1। 1। ठीक है, N1 आपके पास 1 गिवन है और N2 आपके पास 3 आ गया। अब आप कैलकुलेट कर सकते हो। N1 वो 2 नहीं आएगा? लाइमन है, लाइमन सीरीज है ना, लाइमन से तो स्टार्ट करते हैं ओके ओके इसलिए। मैम 97490.6 पेज नंबर। ठीक है, 97490.6 ना। यस मैम। अब ये आपने वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है इसकी। वेवलेंथ फाइंड आउट करो। मैम सेंटीमीटर में 1.02 into 10 raised to power minus 3। 1.02 ठीक है। यहाँ पर इन्होंने उसी को पॉइंट्स अरेंज करके लिखा है 102.6 into 10 raised to minus 7। ठीक है आपका आंसर। तो पॉइंट्स की रीअरेंजमेंट का फर्क है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आज तक मैंने आपको जितना करवाया वो सारा आपको क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर आपको कोई लगता है कि जितना हमने टॉपिक किया है किसी को दोबारा से टॉपिक की रिवीजन चाहिए तो? मैम समझ में आ गया। मैम आ गया समझ में सारा। कोई प्रॉब्लम? नो मैम। किसी को भी नहीं? जो मैंने पढ़ाया सब क्लियर है? यस। अभी भी वो बता दो अगर कोई दिक्कत है तो हम धीरे धीरे करके 5 to 10 मिनट्स एक्स्ट्रा देके मैं आप लोगों के डाउट्स क्लियर कर दूंगी। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? नो मैम। ठीक है, तो अगर मैं नेक्स्ट टाइम आपको वर्कशीट दूं आप लोग करके लाओगे असाइनमेंट छोटी सी? यस मैम। जितना पढ़ाया उसी से, कोई बाहर से कुछ नहीं होगा एक्स्ट्रा। ओके मैम। ठीक है, यस। तो आज हम लोग क्लास यहीं पे खत्म करते हैं आपकी। तो जितना करवाया आप लोग अपनी एनसीईआरटी से क्वेश्चंस कर रहे हो साथ में कि नहीं? आपके इस टॉपिक से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी में बैक एक्सरसाइज में गिवन है, सब ट्राई करना उसको। कोई डाउट हुआ तो फिर नेक्स्ट क्लास में जरूर लेंगे। ठीक है, ओके मैम। ठीक है।
ओके थैंक यू।